असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि उसे उससे बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन याद दिलाता है कि उसकी स्क्वाड में अभी सिर्फ 4 मेंबर हैं, होंडा, अकाने और सू। उसे 3 और मेंबर तुरंत भर्ती करने होंगे। ये उसकी पहली और सबसे जरूरी जिम्मेदारी है। कनागी तुरंत नए मेंबर ढूंढने निकल पड़ता है। वो हाईबी की स्क्वाड के एक छोटे लड़के को देखता है और उसके पीछे भागते हुए उसे अपनी टीम में आने की रिक्वेस्ट करता है। लड़का घबरा कर मना करता है, मैं किसी भी हालत में हिबिकी स्क्वाड नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अचानक अकाने उसके सामने खड़ी होती है, हाथ में हिबिकी का साइन किया हुआ परमिशन लेटर लिए हुए। लड़का चौंक जाता है, यकीन नहीं करता कि उसके कैप्टन ने उसे छोड़ने की इजाजत दी होगी। लेकिन लेटर पढ़कर वो हैरान रह जाता है कि ये असली है। मजबूरी में वो कनागी की स्क्वाड ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाता है और इस तरह उनका चौथा मेंबर मिल जाता है। उधर हनादा आखिहिना को स्क्वाड में लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका तरीका बेहद अजीब है। वो एक अजीब सा एग्जैजरेटेड लेग स्टॉम्प करता है और इसे स्क्वाड में बुलाने का इशारा कहता है। आखिहिना इसे बिल्कुल बकवास मानता है। हनाडा कहता है, ये कैप्टन का ऑर्डर है और मैं तुम्हें अपनी टीम में चाहता हूँ। आखिहिना मना कर देता है, बताता है कि उसका लक्ष्य अगली कैप्टन एग्जाम में हिस्सा लेना है, क्योंकि टोदोरोकी की मौत के बाद एक पोजीशन खाली हुई है। हनादा हार नहीं मानता। अचानक एक जोरदार किक उसकी तरफ मारता है, लेकिन आखिहिना आसानी से बच जाता है, अपनी बेहतरीन एवेशन स्किल्स दिखाते हुए। ये देखकर हनादा इम्प्रेस तो होता है, लेकिन रुकता नहीं। आखिहिना एक शर्त रखता है, अगर तुम मुझे 60 सेकंड में एक बार भी छू सके तो मैं स्क्वाड में आ जाऊंगा। हनादा पूछता है, कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकता हूँ। आखिहिना हामी भरता है और हनादा ग्लोविंग ड्रैगन समन करके अटैक के लिए तैयार हो जाता है। आखिहिना का स्किल है ओमनी ईगोस, जिससे वो 100 मीटर के भीतर किसी भी पहले से देखे हुए लोकेशन पर टेलीपोर्ट कर सकता है। हनादा कितनी भी कोशिश करता है, वो उसे एक बार भी छू नहीं पाता। अटैक करते हुए आखिहिना पूछता है, तुम कनागी में ऐसी क्या खासियत देखते हो? हनादा जवाब देता है, सच कहूं तो मुझे कुछ स्पेसिफिक नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि तुम अपने स्क्वाड की सर्वाइवल चांस सिर्फ 1% बढ़ाने का सपना देखते हो। ये काबिले तारीफ है। लेकिन फिर कहता है, मैं ऐसे कैप्टन को फॉलो नहीं करूंगा जो सिर्फ सर्वाइवल के बारे में सोचे, क्योंकि जो हमेशा खुद को पहले रखेगा वो अपने असली गोल्स हासिल नहीं कर पाएगा। ये सुनकर आखिहिना थोड़े खींच जाता है। हनाडा फिर अपना बचपन याद करता है, जब उसने अपनी फैमिली के शव देखे जो एक प्रोफेसी की वजह से मारे गए थे। तब से उसने ठान लिया कि वो हर प्रोफेसी को खत्म करेगा और इसी वजह से उसे यकीन है कि कनागी में वो क्षमता है और यही वजह है कि उसने कनागी का सबऑर्डिनेट बनने का फैसला किया। ये सुनकर आखिहिना को समझ आता है कि कैप्टन बनने के लिए उसमें क्या कमी है, दूसरों का भरोसा जीतने की क्षमता। वो वापस डॉजिंग पर फोकस करता है, जानता है कि ये फाइट वो जीत रहा है और सोचता है कि इस बातचीत को वो भविष्य में रेफरेंस के तौर पर याद रखेगा। काउंटडाउन में सिर्फ 5 सेकंड बचे हैं। हनादा अचानक अपने फोन पर मैसेज करने लगता है, कहता है कि कोई बिल्कुल सही टाइम पर आ गया है। आखिहिना उलझन में है, तभी ऊपर से त्सुओ कैलेंडुला स्पेल को स्काईफॉल के साथ मिलाकर अटैक करता है और पूरा कोर्टयार्ड तबाह कर देता है। इससे आखिहिना की टेलीपोर्ट करने की एबिलिटी पूरी तरह खत्म हो जाती है। हनादा इस मौके का फायदा उठाता है, बिल्डिंग से कूदकर एक फ्लैश किक मारता है और आखिहिना के कपड़े का एक टुकड़ा फाड़ देता है। क्लॉक 0 पर पहुंचता है, लेकिन कपड़ा फटना भी टच माना जाता है। हनादा जीत जाता है। वो नीचे लैंड करता है और त्सुओ पूछता है कि पूरे कोर्टयार्ड को तबाह करना वाकई वर्थ था। हनादा टाल देता है और त्सुओ की मदद की तारीफ करता है। पीछे आखिहिना गुस्से में है, लेकिन लैपटॉप पर कुछ टाइप करने के बाद शांत हो जाता है और कनागी की स्क्वाड में शामिल होने के लिए मान जाता है। ये सुनते ही हनाडा और त्सुओ हाई फाइव करते हैं। वहीं कनागी और अकानी एक और मेंबर लेकर आते हैं, इर्यू, जो जंजीरों में बंधा हुआ है। कनागी कोर्टयार्ड की हालत देखकर हैरान है, लेकिन त्सुओ कहता है कि उसे भरोसा है कनागी डैमेज के लिए माफीनामा लिख देगा। हनादा सबको शांत करने की कोशिश करता है, कहता है कि रिन कोर्टयार्ड रिपेयर कर देगी, लेकिन असली प्रॉब्लम ये है कि अभी भी एक मेंबर की कमी है। अकानी कहती है कि वो किसी और को नहीं जानती, पूछती है कि कनागी के पास कोई नाम है। कनागी स्पेशल टास्क फोर्स के मेंबर्स इचिका, मिकाडो और निशिना की तरफ इशारा करता है और बताता है कि उसने पहले ही उन्हें स्क्वाड में ले लिया है। उस दिन से वो अस्थायी तौर पर कनागी के सबऑर्डिनेट बन जाते हैं और उसकी स्क्वाड में लड़ेंगे। कहीं और वॉच टावर में एपोकलिप्स के 12 अपोस्टल्स के बचे हुए 5 मेंबर मीटिंग कर रहे हैं। उन्हें यकीन है कि उनके पास दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार है, मिडोरी का शरीर। उनके लिए ये एंटी प्रोफेसी यूनिट को मिटाने का एक और कदम है। नंबर 0 सबको उनका मोटो याद दिलाता है, हम जो भी करते हैं वो इस दुनिया में प्रोफेसी के उदय के लिए करते हैं। एंटी प्रोफेसी के प्रोफेसी रिसर्च रूम में असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट डायरेक्टर से पूछता है कि जो चीज मांगी थी वो मिली या नहीं। डायरेक्टर कंफर्म करता है और बताता है कि बुक ऑफ डूम, जो कभी 12 अपोस्टल्स के पास थी,
असल में एक किताब थी जिसे टुकड़ों में बांट दिया गया था। मिडोरी जो 8 किताबें लाया था, उनके आधार पर यह तय होता है कि हाल की घटना प्रोफेसी का हिस्सा है। खास तौर पर एक स्पेशल रैंक भगवत गीता से जुड़ी। डायरेक्टर के मुताबिक दुनिया को तबाह करने के लिए 12 अपोस्टल्स को सिर्फ मिडोरी की पावर चाहिए और वो अकेले ही काफी है। इस बीच समंदर के ऊपर मिडोरी और 12 शिष्यों का एक सदस्य हाजिमे किसी अनजान जगह की तरफ उड़ रहे हैं। अचानक मिडोरी पूछता है, क्या तुमने कभी गीता पढ़ी है? हाजिमे मना कर देता है। मिडोरी समझाता है कि ये हिंदू स्क्रिप्चर्स में से एक है जो सिखाती है कि इंसान को निस्वार्थ भाव से अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। उसके मुताबिक जो प्रोफेसी आज घट रही है उसे लिखने वाले इंसान में मानव जाति के लिए गहरी नफरत रही होगी। वो न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर के ऊपर से उड़ते हैं। एक फैमिली उन्हें देख लेती है। एक बच्चा मिडोरी को पहचानकर खुशी से चिल्लाता है, वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट अवाकनर। भीड़ मिडोरी की तारीफ करने लगती है। फोटो खिंचवाने के लिए उमड़ पड़ती है। भीड़ हाजिमे को उसे सैमुराई कहते हुए सुनती है। जैसे जैसे लोग जोश में आते हैं, मिडोरी हाजिमे को मिशन शुरू करने का आदेश देता है। हाजिमे बिना हिचकिचाए मिडोरी की ओर देखता है और मिडोरी अपने हाथ में एक एनर्जी बॉल बनाना शुरू कर देता है। भीड़ उत्साह से चीयर कर रही है, ये जाने बिना कि आगे क्या होने वाला है। एक पिता अपने बच्चे की फोटो मिडोरी के बैकग्राउंड में लेता है और अचानक मिडोरी वो एनर्जी बॉल हवा में छोड़ देता है। आसमान को पूरी तरह ढकते हुए वो गेंद एक विशाल टॉर्नेडो में बदल जाती है और उसी के अंदर असली मिडोरी नंबर 0 से चिल्लाकर कहता है, रुको। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। नंबर 0 पहले ही टर्बुलेंस स्पेल कास्ट कर चुका है। एंटी प्रोफेसी के कैफेटेरिया में कनागी लेक्चर दे रहा है। तभी सू भागते हुए आता है और उसे अपना मोबाइल दिखाता है। वो ब्रेकिंग न्यूज है, न्यूयॉर्क जलकर राख हो चुका है मिडोरी के अटैक से। रिपोर्ट कहती है कि एक अवेकनर ने पूरे शहर को तबाह कर दिया। एवरलास्टिंग हट में अमेरिकन ब्रांच का सुपरिंटेंडेंट वाइस आयो पर चिल्ला रहा है कि कुछ करो, गुस्से में कि मिडोरी ने पूरे शहर को मिटा दिया। आयो उसे शांत करने की कोशिश करती है और बताती है कि ये मिडोरी नहीं बल्कि 12 अपोस्टल्स का लीडर वॉरेन हेस्टिंग्स है जो मिडोरी के शरीर को कंट्रोल कर रहा है। वो अंदाजा लगाती है कि शायद वो किसी दूसरी डायमेंशन से आए इन्वेडर्स के साथ काम कर रहा है। वाइस हैरान है और आयो बताती है कि 12 शिष्य ऐसे आर्टिफैक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं जो एंटी प्रोफेसी के कंट्रोल में नहीं है। कोई ना कोई उन्हें सपोर्ट कर रहा है। वाइस मानने को तैयार नहीं, कहता है कि फिर भी जिम्मेदारी आयो की है क्योंकि जिसने शहर तबाह किया वो उनके स्पेशल टास्क फोर्स का मेंबर था। वो चेतावनी देता है कि व्हाइट हाउस मिडोरी पर न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करने पर विचार कर रहा है, लेकिन जानता है कि मिडोरी पर उनका कोई असर नहीं होगा। वो आयो से पूछता है, अब तुम क्या करने वाली हो? कैफेटेरिया में कनागी सू से पूछता है कि लेसन 15 बाकी सबके साथ पूरा किया या नहीं। सू कंफर्म करता है और कनागी उसे वाइस कैप्टन नियुक्त कर देता है। आदेश देता है कि सबको ट्रेनिंग जारी रखने को कहे जब तक डिप्लॉयमेंट ऑर्डर्स ना आ जाएं। कनागी कहता है कि एरियन और अकीहिना हमेशा बहस करते हैं, इसीलिए टीम वर्क पर ध्यान देना जरूरी है। सू पूछता है, और तुम खाली टाइम में क्या करोगे? कनागी मुस्कुराकर कहता है, सोऊंगा और इस बार गहरी नींद। वो आदेश देता है कि कोई भी उसे जगाए नहीं और कनागी का आदेश मानते हुए सू हामी भर देता है। एवरलास्टिंग हट में आयो बताती है कि वो मिडोरी और बाकी अपोस्टल्स का सामना करने के लिए उनकी सबसे ताकतवर एलीट यूनिट स्क्वाड भेजेगी। हेडक्वार्टर्स में कनागी अपने कमरे में पहुंचते ही सो जाता है। सपनों में वो अपनी तलवार निकालकर हिनोकी के साथ ट्रेनिंग शुरू करता है। बाकी फाउंडर्स भी उसे सिखाने के लिए तैयार खड़े हैं, लेकिन कनागी के लिए झटका ये है कि हिनोकी उसे एक ही बार में टुकड़ों में काट देता है। कनागी तुरंत रिजेनरेट करता है, लेकिन हिनोकी फिर से उसे काट देता है। हिनोकी याद दिलाता है, तुमने खुद कहा था ट्रेनिंग में बिल्कुल पीछे नहीं हटना, तो अब मैं तुम्हें निगल जाऊंगा। वो पूरी ताकत से कनागी पर चार्ज करता है। एक और फाउंडर बीच में आने की कोशिश करता है, लेकिन वॉन्टाक और मेज उसे रोक देते हैं। बाकी फाउंडर्स बहस करते हैं कि भले ही ये शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग का तरीका हो, लेकिन कनागी बार बार मर रहा है, उसकी आत्मा टूट भी सकती है। फिर भी सब जानते हैं कि मिडोरी इस युग का सबसे ताकतवर अवेकनर है और फिलहाल कनागी के पास उसके खिलाफ कोई चांस नहीं। ये डेस्परेट तरीका है, लेकिन जीत का यही रास्ता है। पहले वाला फाउंडर चेतावनी देता है कि कनागी की लिमिट भी हो सकती है, लेकिन एल्केमिस्ट कहता है, चिंता मत करो, कनागी कोई नाजुक आदमी नहीं है। मेज कनागी को बार बार कटते देखता है, लेकिन उसे यकीन है कि कनागी ये पार कर लेगा। कनागी हिनोकी से माफी मांगता है और सिर्फ उसके सामने खड़े होकर भी भारी प्रेशर महसूस करता है, जैसे उसे बर्फीले पहाड़ की ब्लिजर्ड में फेंक दिया गया हो। सांस संभाल कर वो फिर हिनोकी का सामना करता है और फिर से तुरंत आधा हो जाता है, लेकिन इस बार
कनागी हिनोकी के सिर से एक बाल काटने में कामयाब हो जाता है। पहले वो एक बाल तक छू नहीं पाता था, लेकिन अब कर दिखाया। भले ही वो अनगिनत बार मारा गया हो, कनागी बार बार उठता है और पहले से ज्यादा मजबूत बनने की ठान लेता है। इस बीच मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया पर एंटी प्रोफेसी की इंडियन ब्रांच के स्पेशल टास्क फोर्स के अफसर अरादिब मिडोरी को वहां देखकर जोश में आ जाता है। वो मिडोरी को याद दिलाता है, अगर मैं नहीं होता तो वो स्पेशल रैंक प्रोफेसी वाला ब्लेजिंग फायर बॉस मुंबई को कोयले में बदल देता। हल्की सी मुस्कान के साथ वो पूछता है, हमने एक साथ इस शहर को बचाया था, लेकिन क्या अब तुम इसे तबाह करने आए हो? मिडोरी उसकी बातों को बेकार कहकर टाल देता। वो बताता है, ये मेरा शरीर है, लेकिन इसे नंबर 0 कंट्रोल कर रहा है। नंबर 0 अरादिब का मजाक उड़ाते हुए कहता है, मिडोरी कंट्रोल वापस ले सकता है? हाँ, ये तो मजाक है। फिर उसे चिढ़ाने के लिए वो मिडोरी के फंसे हुए ख्याल सीधे अरादिब के दिमाग में भेज देता है, मिडोरी की आवाज में माफी मांगते हुए और भागने की गुजारिश करते हुए। लेकिन अरादिब पीछे हटने से इनकार कर देता। ये मेरा शहर है और मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा। एवरलास्टिंग हट में आयो सुपरिंटेंडेंट के असिस्टेंट्स को 100 साल पुराने उस युद्ध के बारे में बताती है जो इंसानों और दूसरे डायमेंशन के जीवों के बीच हुआ था। फाउंडर्स के जमाने में सबसे पहले टावर आया, फिर क्रैक और फिर प्रोफेसीज। इतिहास में हमेशा ऐसे इंसान रहे हैं जिन्होंने इन जीवों के साथ मिलकर दुनिया को नष्ट करने की कोशिश की है। उसी समय एक असिस्टेंट भारत के पतन की खबर देखकर घबरा जाता है, समझते हुए कि अब दुश्मन शायद यूरोप की ओर बढ़ रहा है। आयो को इसका अंदाजा था, लेकिन वो कहती है, काश वो सीधे जापान चले जाते। जब असिस्टेंट पूछता है क्यों, तो वो बताती है, नंबर 0 ने अभी अभी मिडोरी के शरीर पर कब्जा किया है। वो अभी पूरी ताकत से इसे इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, लेकिन जितना वो लड़ेगा उतना मजबूत होता जाएगा। वो असिस्टेंट को आदेश देती है, सभी कैप्टन्स को बुलाओ। फिर अपने मेल असिस्टेंट टेंगन की तरफ मुड़कर कहती हैं, तुम्हें भी बैटलफील्ड पर भेजा जाएगा। टेंगन हल्के मजाक में कहता है, शांति के समय में तो आप मुझे बस मजदूरी के लिए इस्तेमाल करते हो, लेकिन असली झटका तब लगता है जब आयो खुद भी इस लड़ाई में जाने का ऐलान करती है। कनागी स्क्वाड अपने आखिरी तैयारियों में है। वही एकमात्र उम्मीद है मिडोरी को हराने की। जब तक वो तैयार नहीं होते, आयो बाकी स्क्वाड्स को आदेश देती है कि मिडोरी को रोके रखें। हिबिकी और बाकी कैप्टन्स तनाव में पूछते हैं, तैयारी में कितना समय लगेगा? यो बताती है, कनागी के मुताबिक उन्हें 2 दिन चाहिए। वो उनका गंतव्य घोषित करती है, पैसिफिक ओशन। वहीं पर वो मिडोरी को रोकने की कोशिश करेंगे। पैसिफिक ओशन में एंटी प्रोफेसी का पूरा जापानीज ब्रांच लड़ाई के लिए इकट्ठा होता है। मिडोरी तेजी से उनकी तरफ बढ़ता है और अपना टर्बुलेंट स्पेल सीधे उन पर छोड़ देता है, लेकिन ये स्पेल बीच में ही रुक जाता है आयो के डिफेंसिव स्पेल से। मिडोरी चौंक कर आंखें सिकोड़ता है और आयो हल्की हंसी के साथ कहती है, हमें कम मत समझो। कुछ समय पहले जब कैप्टन्स मिडोरी से लड़ने के लिए ओशन की ओर जा रहे थे, हिसागी और उनकी स्क्वाड अपने कैप्टन से गुजारिश करती है कि उन्हें भी साथ ले जाएं ताकि वो 12 अपोस्टल्स के लीडर का सामना कर सकें। कैप्टन मना करता है, लेकिन हिसागी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हम भले ही बड़ा असर ना डाल पाएं, लेकिन कम से कम ढाल बनकर आपको बचा सकते हैं। कैप्टन और बाकी लीडर्स पलटकर उन्हें देखते हैं और कहते हैं, जानते हो हम ये बेवकूफी भरी लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि शायद हम लौट कर ना आए, लेकिन उम्मीद है कि हमारे सबऑर्डिनेट जिंदा रहेंगे और लड़ाई जारी रखेंगे। इतना कहकर कैप्टन्स उन्हें वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। कुछ लोग रो पड़ते हैं, कुछ अपनी हिम्मत जुटा लेते हैं कनागी स्क्वाड की रक्षा करने के लिए, जब तक उनकी तैयारी पूरी नहीं हो जाती। कैप्टन्स, सुपरिंटेंडेंट और असिस्टेंट सभी टेलीपोर्ट होकर ओशन पहुंचते हैं और मिडोरी का सामना करते हैं। आयो का टर्बुलेंट स्पेल को रोकना देखकर बाकी कैप्टन्स उसकी ताकत पर हैरान रह जाते हैं। नंबर 0 मिडोरी की यादों में खोजते हुए आयो को पहचान लेता है। एंटी प्रोफेसी की सुपरिंटेंडेंट मिडोरी के लिए एक माँ जैसी शख्सियत जिसने कभी अपनी असली ताकत नहीं दिखाई। आयो कहती है, 100 साल में पहली बार मैं बैटलफील्ड पर अपनी एबिलिटीज इस्तेमाल कर रही हूँ। वो अपनी 8 एटा मिरर स्पेल एक्टिवेट करती है। इस स्पेल के 2 स्टेज हैं। पहला स्टेज उसे किसी भी एबिलिटी को पूरी तरह नलिफाई करने देता है, बशर्ते वो उसके इफेक्ट को समझ ले, यानी 100% डिफेंस रेट। ये स्किल एक मेज की एनालिटिकल स्किल्स के साथ मिलकर परफेक्ट काउंटर बनती है। मिडोरी फिर से ब्लेजिंग टर्बुलेंट स्पेल का हमला करता है, वही स्किल जिसने पूरे भारत को जलाकर राख कर दिया था, लेकिन आयो इसे भी आसानी से डिफ्लेक्ट कर देती है। दूसरा स्टेज आयो को उस एबिलिटी को कॉपी करने की ताकत देता है जिसे उसने पहले रिफ्लेक्ट किया हो। वो अपने टॉर्नेडोज भेजती है जो मिडोरी के टॉर्नेडोज से टकराकर उन्हें नष्ट कर देते हैं। मिडोरी अब लड़ाई पर पूरी तरह ध्यान देता है,
लेकिन अचानक उसे साइड से अटैक का आभास होता है। एक कैप्टन अपनी इन्फिनिट फिस्ट अटैक से मिडोरी पर लगातार मुक्के बरसाता है, जिससे उसका शरीर सुन्न होने लगता है, लेकिन मिडोरी पर कोई असर नहीं पड़ता। कैप्टन हवा में मिडोरी को पकड़ लेता है और बाकी को इशारा करता है, अभी हमला करो। हिबिकी अपनी साउंड विजुअलाइजेशन रिलीज फिनिक्स एक्टिवेट करती है और बाकी कैप्टन्स अपनी शक्तियों से हमला करते हैं, लेकिन मिडोरी अपना वॉल ऑफ कटिंग पर्ल स्पेल इस्तेमाल कर देता है, जिससे विशाल टॉर्नेडोज बनते हैं और सभी कैप्टन्स को पीछे धकेल देते हैं। धुआं छंटता है। मिडोरी बिना खरोंच के खड़ा है, आईओ का मजाक उड़ाते हुए। कमजोरों को लेकर आई हो मुझसे लड़ने। तभी वो ऊपर से आती एक बेहद शक्तिशाली ऑरा महसूस करता है। वो देखता है सुपरिंटेंडेंट का असिस्टेंट एक विशाल सूरज के आकार का एनर्जी बॉल बना रहा है। मिडोरी समझ जाता है कि ये अटैक जितना देर तक चार्ज होगा उतना ताकतवर बनेगा। वो भी अपना एनर्जी बॉल बनाने लगता है, लेकिन तभी फीमेल असिस्टेंट अपना स्लेव मेकर स्पेल इस्तेमाल करके उसका हाथ जकड़ देती है। मिडोरी हैरान रह जाता है। वार्प अवेकनर। अब जकड़े हुए वो स्पेल कास्ट नहीं कर सकता। मेल असिस्टेंट चार्ज पूरा करके वो विशाल फायर स्फीयर मिडोरी की तरफ फेंक देता है। मिडोरी समझता है कि अब वो डॉज नहीं कर सकता, लेकिन अगर आखिरी पल में अपनी सबसे शक्तिशाली विंड अटैक छोड़े तो असर कम हो सकता है। लेकिन तभी उसे दूसरी तरफ से आती एक बिल्कुल वैसी ही फायरबॉल दिखती है, आईओ ने अपने मिरर स्पेल से बनाई हुई। दोनों फायरबॉल्स टकराती हैं और एक विशाल धमाके में फट जाती हैं, मिडोरी को पूरी तरह आग के गोले में घेरते हुए। इसके साथ ये पार्ट खत्म होता है। अगर आपको वीडियो देखकर मजा आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर दें।